अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह सियाम का आगाज़ हो चुका है और अशरा रहमत अपनी पूरी आबुताब के साथ जलवा फरोज़ है। ये भी खूब है कि माह रमज़ान से कबल मौसम खासा गर्म हो चुका था, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि माह रमज़ान का जो ही चाँद नज़र आया, एक तरफ अब्र रहमत, दूसरी तरफ बरसात, ठंडी हवाएं और इन सब चीज़ों ने मिलकर इस माह को और ज़्यादा मुबारक और ज़्यादा आसान रोज़दारों के लिए और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है और हम सब मिलकर इसकी रहमतें और बरकतें समेट रहे हैं। एहसास चैनल आपके लिए माह रमज़ान में खुसूसी तौर पर लाया है एक ख़ास प्रोग्राम, जिसमें हम मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी की शख्सियात के इंटरव्यूज़ माह रमज़ान की मुनासिबत से उनमें कुछ सवालात होते हैं, तो कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से सवालात होते हैं। इस तरह हम आप तक उनसे मुताल्लिक़ मजमूई मालूमात बाहम पहुँचाते हैं। आज हमारे साथ एहसास की मेहमान हैं एक हैदराबाद स्टेज की मायानाज़ फ़नकारा। गो के वो स्टेज की फ़नकारा हैं, लेकिन साथ साथ टीवी से भी उनका ताल्लुक़ है, फ़ीचर फिल्मों से भी उनका ताल्लुक़ है। तो इस तरह एक बड़ा नाम है, एक बड़ा हवाला है। 3 दिहाइयाँ उन्होंने कमोबेश गुजारी हैं फ़न की खिदमत में और अपने आप को मुख्तलिफ़ नौइयत के किरदारों के साथ हर तरह का काम किया है और खूब भरपूर अंदाज से ख़ुद को मनवाया है। तो मेरी मुराद है आज की फ़नकारा, वर्सटाइल फ़नकारा सिद्रा शेख से। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा शेख साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा शेख साहिबा, आज आपको एहसास ने अपना मेहमान बनाया है ताकि आपके हालात ज़िंदगी, आपकी सोच, आपके ख़यालात हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा सकें। तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहला सवाल तो ये करूँ कि आपको अदाकारा या आर्टिस्ट बनने का ख़याल क्यों कराया? शुक्रिया याकूब रशीद साहब और एहसास न्यूज़ का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी, अपने प्रोग्राम में बुलाया। आपका सवाल है कि मुझे अदाकार बनने का शौक़ कैसे हुआ। तो असल बात तो यह है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अदाकार बनूंगी या मुझे अदाकारी करनी चाहिए, मैं कर सकती हूँ। बचपन गुज़रा, बचपन के बाद जब हल्की सी जवानी जो कहते हैं लड़कपन जब हुआ, तो स्टेज ड्रामे देखा करती थी मैं टीवी पर, वीसीआर पर जो कैसेटें चला करती थी उमर शरीफ साहब की। तो मैं जब वो देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था, यार कितना खूबसूरत घर है इन लोगों का, कितने अच्छे तरीके से ये करती थी। मैं वीसीआर पर जब कैसेटें चला करती थी उमर शरीफ साहब की, तो मैं देखती थी कि ना कितने अच्छा तरीके से करते हैं ये लोग, कितना प्यारा घर होता है इनका। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी तो मैंने अपने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा ये जो ये करते हैं ना टीवी पर, ये मुझे करना है। तो मेरे बाबा ने कहा तुम पागल हो, ये क्यों करना है? मैंने कहा नहीं बाबा, ये देखो ना कितने अच्छे तरीके से बोलते हैं, कितने लोग इन्हें जानते हैं, हम भी जानते हैं इन्हें, मैं करूँगी तो लोग भी मुझे भी जानेंगे। तो बाबा के एक दोस्त हुआ करते थे, उनका ताल्लुक़ था शो बिज़नेस से, अशरफ दादा फ़ोटोग्राफ़र थे बहुत पुराने, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे, इंतकाल हो गया उनका। तो वो मेरे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो बाबा ने उनसे कहा कि यार तुम स्टेज वगैरह की तस्वीरें वगैरह खींचते हो ड्रामों की, तो मेरी बेटी को शौक़ चढ़ा है तो उसे काम करवाओ। तो बाबा ने कहा अच्छा। ये बात अनवर शेख डायरेक्टर है हमारे हैदराबाद के, उन्हें पता चली। तो वो जब आए मेरे पास तो उन्होंने कहा तुम्हें ये करना है क्या? मैंने कहा हाँ मुझे ये करना है। तो कहने लगे चलो आज हिंदू कमेंट्री के ड्रामे हुआ करते थे, जैसे मेला हो गया, कोई शिव का मेला, कोई किसी का मेला, तो उसमें मुझे वो ले गए कि चलो तुम देखो कि होता क्या है यहाँ। मैं चली गई उनके साथ। अब मैंने जब वहाँ देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं परफॉर्म करूँ क्या? तो कहने लगे तुम क्या परफॉर्म करोगी, ड्रामा तो तुम्हें याद नहीं होगा, स्क्रिप्ट वगैरह। मैंने कहा ड्रामा नहीं, मैं डांस बहुत अच्छा कर लेती हूँ। तो कहने लगे अच्छा चलो तुम डांस कर लो। तो उन्होंने उन डायरेक्टर से कहा कि भाई ये लड़की है मेरे साथ आई है, इसे शौक़ है, तो इसे एक गाना करवा दो। तो ड्रामे से ओपनिंग से पहले उन्होंने मेरा गाना करवाया, आज राधा को शाम याद आ गया।
क्लासिकल गाना था और उनके मजहबी लिहाज से तो बहुत ही अच्छा था वो। तो जब मैंने परफॉर्म किया तो मेरी तो वहाँ वाह वाह हो गई, जी ये तो बहुत अच्छी डांसर है। अदाकार का अभी तक उन्हें नहीं पता कि ये अदाकारी भी कर सकती है। उसके बाद ना जब मैं वापस आई घर तो अनवर ने कहा अगर तुम शो बिज़नेस में आना चाहती हो तो मैं तुम्हें नाम देता हूँ एक, तुम उस नाम से आना स्टेज पर। तो स्टेज का जो नाम मुझे दिया, सिद्रा शेख जो नाम मुझे दिया, वो अनवर शेख ने दिया मुझे कि तुम सिद्रा शेख के नाम से शो बिज़नेस की दुनिया में आओ, रियल नाम कुछ और है मेरा। तो इस तरह मैं इस दुनिया में आई। फिर जो स्टेज किया मैंने, यानी अदाकारी का जो जौहर मैंने पहली बार दिखाया, वो सरदार सम्राट का ड्रामा था, जिस पर दादा ने उनसे बात की कैसे ऐसे। तो सरदार सम्राट भी मेरे बाबा को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, तो उन्होंने ना मिलवा दिया, उन्होंने ड्रामे में रख लिया मुझे। और करैक्टर भी ऐसे नहीं कि छोटा मोटा कोई करैक्टर दिया, करैक्टर भी बहुत अच्छा खासा उन्होंने मुझे दिया। और उससे मुझे बस अदाकारी का जो शौक़ चढ़ा, तो फिर मैं स्टेप बाय स्टेप यानी मैं 6 महीने के अंदर पूरे हैदराबाद में जाने लग गई कि एक सिद्रा शेख नाम की लेडी आई है, वो बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा करती है काम, ये है वो। यानी एक ने, फिर दूसरे ने, तीसरे ने, इसे मुझे कास्ट करना शुरू कर दिया। इस तरह मैं इस दुनिया में आ गई शो बिज़नेस की। माशाल्लाह, बहुत डिटेल से आपने अपनी इब्तिदा से मुताल्लिक़ हमें आगे ही फराहम की। लेकिन आपके इस जवाब से कुछ सवालात भी जन्म लेते हैं। तो एक तो ये कि आपने कहा कि मैंने रक़्स किया, तो क्या आप ये बताना पसंद करें? मेरे 2 सवाल हैं, मैं वो कर लूँ फिर आप डिटेल से जवाब दीजिएगा। एक तो ये कि आपने रक़्स की पहले तरबियत हासिल कर ली थी जब ये परफॉर्मेंस की आपने पहली, और दूसरी बात ये आपने कहा कि मेरा नाम कुछ और था। अगर मुनासिब समझें तो अपना इब्तिदाई नाम भी, रियल नेम भी बता दें, और ये बताएं कि अगर आपने रक़्स की तरबियत ली थी तो कौन थे वो डांस डायरेक्टर? एक जवाब तो ये है एक सवाल का आपका कि जो नाम आपने पूछा कि रियल नाम क्या है आपका, तो मेरे ख़्याल में मेरी जो शो बिज़नेस की दुनिया है, तकरीबन कोई 4 से 5 लोगों को पता होगा कि मेरा नाम क्या है। लेकिन आज आपने सवाल कर लिया है तो लाजमी सी सबको पता चलेगा कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम साइमा है जी। और आपने दूसरा सवाल किया कि आपने दूसरा सवाल किया कि आपने रक़्स सीखा। जी हाँ, मैंने रक़्स की तालीम बाकायदगी से ली थी, यानी कथक से मैंने शुरू किया था। वो जो तत्कार के तरीके से जो उस्ताद लोग करवाते हैं, मैंने वो की थी। यानी मैं तकरीबन 11 साल की थी जब मुझे ये शौक़ था डांस करने का, तो मैंने ये डांस सीखा था कि कैसे करते हैं। परफॉर्म मैंने पहली बार वहाँ किया था जब मैं तकरीबन 15 से या 16 के दरमियान थी, जब ये मेरी पहली परफॉर्मेंस की थी मैंने लोगों के आगे कि कैसे डांस करते हैं। तो सरदार सम्राट वालों की फैमिली थी जिन्होंने मुझे डांस सिखाया। पप्पू सम्राट वो मेरे उस्तादों में थे। अजीज़ सम्राट फिल्मी डायरेक्टर थे, वो डांस डायरेक्टर, उनसे मैंने सीखा। तक मैंने अच्छे उस्तादों से सीखा कि हाथ कैसे चलाना चाहिए, आँख कैसे बोलती है, नाक कैसे बोलता है। उन्होंने मुझे बताया कि डांस का मतलब है कि आपके पूरे जिस्म की जो भी चीज़ें हैं, आँख है, नाक है, होंठ है, वो बात करने चाहिए। तो मैंने कहा ये बात कैसे करते हैं? कह रहे जब सीखोगी तो पता चलेगा कि ये बात कैसे करते हैं। तो आज जो आप लोग जैसे जो मेरी इतनी तारीफ़ें करते हैं गानों के लिहाज से, तो वो उनकी मेहरबानियाँ हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि आँख कैसे चलनी चाहिए, आपकी होठ कैसे, हाथ अगर यहाँ आ रहा है तो नज़र भी आपकी यहाँ आनी चाहिए, हाथ यूँ जा रहा है तो आपकी हाथ भी यूँ जाना चाहिए। तो उन्होंने बताया, तो फिर ये सब सिलसिला चला। अच्छा, आपने सरदार सम्राट का नाम लिया, बिलाशुबा हैदराबाद स्टेज के तनाजुर में वो एक बहुत बड़ा नाम है, शोबा तहरीर के हवाले से भी और डायरेक्शन के हवाले से भी। आपने उनका हवाला तो दिया, लेकिन आपने उस प्ले का नाम नहीं बताया जिस प्ले से आप इंट्रोड्यूस हुई। अगर वो आपको याद हो तो उस प्ले का नाम भी ज़रूर बताइए। उस प्ले का नाम था, एक प्ले मैंने जो पहले किया था वो था कराची की टीम के साथ, उसका सलीम गुड्डू का ड्रामा था। वो इत्तफाक से वो हुआ था, पहले सरदार ने मुझे कास्ट किया था, सलीम गुड्डू ने परफॉर्म करवा दी थी। तो वो ड्रामा था ज़्यादा बात नहीं और ये बात हुई, ये बात है। इस तरीके के दोनों नाम मिलते जुलते थे, दोनों आगे पीछे ही हो गए थे वो ड्रामे, तो इसी तरह के नाम थे। जी हाँ, ज़्यादा बात नहीं तो सरदार सम्राट का था, मुझे याद है, उसकी ओपनिंग में मैं शामिल था। और
आपने बताया कि लेकिन ये सेहरा सलीम गुड्डू को चला गया कि वो पहले स्टेज पर आपको ले आए। जी अच्छा, चूँकि हमारा प्रोग्राम माह श्याम के तनाजुर में आज रिकॉर्डिंग हो रही है आपके इंटरव्यू की, तो मैं ये चाहूँगा कि माह श्याम के हवाले से ये सवाल भी ज़रूरी बनता है कि आप ये बताइए कि आपने पहला रोज़ा किस उम्र में रखा और कैसा महसूस करती थी जब आपने रोज़ा रखा? मैं बात ये करूँगी कि मेरे घर वाले रोज़ा रखते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे रखते हैं, क्यों रखते हैं। मैं देखती थी मम्मा को कुछ शाम में इतना कुछ अम्मी के लिए बनाया जाता था। मेरी मम्मा ही रखती थी, दादी तो रखती नहीं थी, ना पप्पो रखती थी, तो मम्मा रखती थी मेरी रोज़ा। तो वो जब वो समोसे पकोड़े, तो मैं कहती थी मम्मा ये क्यों? तो कहती थी बेटा सारा दिन अल्लाह मियाँ की इबादत करते हैं, तो फिर रात में अल्लाह मियाँ ये नेमतें हमें देते हैं। तो मैंने कहा मैं रखूँगी तो मुझे भी देंगी आप, ये सब कह रही है तुम ऐसे भी खाती हो, लेकिन ये रखोगी तो अच्छी बात है। 7 साल की उम्र में रखना फ़र्ज़ है रोज़ा, लेकिन मैंने जो पहला रोज़ा अम्मी को देख के रखा था वो 9 साल की उम्र में रखा था। अच्छा, माह श्याम के हवाले से जब बात चली है तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे, आपको थोड़ा बहुत गायकी से भी लगाव है। अब वो गायकी चाहे नगमात की सूरत में हो या फिर हम या नात पढ़ने की सूरत में हो, तो क्या आप बताएंगी कि आपने इस ज़िम्न में किसी से कोई तरबियत या तालीम हासिल की? जी हाँ, जहाँ मैं डांस सीखती थी उसी दौरान मैंने सिंगिंग भी सीखी थी उसी उम्र में। अली मोहम्मद अली इस तरीके का उस्ताद का नाम था मेरे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। सब फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे पीटीवी पे गवाया था। एक रोशन तारा प्रोग्राम आया करता था बच्चों का सुबह में, तो उस प्रोग्राम में मैंने गाया था। तो गाने के बोल भी ऐसे थे, लोली अम्मा मुखे लोली डे, इस टाइप का वो था। तो वो सिंधी में मैंने वो पहली बार जो परफॉर्म की थी वो, और उसी के साथ मैंने ज़िंदगी की पहली बार टीवी पर कैसे अदाकारी करते वो भी की थी मैंने। वहाँ पर ड्रामा चल रहा था उन दिनों में, पिर भात के नाम से, पिर भत, इसी सिंधी ड्रामा था। तो उसमें 4-5 दोस्तें, नहीं सिंधी ड्रामा था, लेकिन पिर भत करके नाम था ड्रामे का। तो उन्होंने कहा कि यार लड़कियां चाहिए बहुत सारी, तो उधर ऐसे स्टूडियो था, तो वो सारे लोग ऐसे थे, वहाँ सेट ड्रामे का लगा हुआ था, यहाँ हमारा लगा हुआ था रोशन तारा का। तो जब मैं निकली तो मैं अच्छी लग रही थी, तो छोटी सी प्यारी सी गुड़िया टाइप की थी उस वक्त में। तो उन्होंने कहा कि यार इन्हें लड़कियों के बीच में बिठा दो, हीरोइन का एक सीन है ड्रामे की, वो दोस्तों के साथ अपनी बैठी है कॉलेज की फ्रेंडों में, तो इन्हें भी बिठा दो आप। तो आप बैठोगी? मैं कहा हाँ मैं क्यों नहीं बैठूंगी। मैंने कहा मैं टीवी में आऊँगी, मैं बैठूंगी। तो मैं बैठ गई। तो उन्होंने ऐसे नहीं कि मुझे खाली बिठाया, उन्होंने मुझे जुमला भी दिया था कि आप ये लाइन आप ये बोलेंगी, जब ये बोल देंगी तो उसके बाद आपने ये लाइन कहनी है कि मुँह वट तक गिटार आए आऊँ खड़ी हलंदस। तो मुझे ये जुमला अब तक याद है। और मेरा चेक बना था तकरीबन 700-800 का, वो मेरा चेक भी बना था। वो चेक मैंने अब तक रखा हुआ है, रोशन तारा का भी, और जो ड्रामे में मैंने ये जुमला बोला था इस एंट्री का भी चेक मेरे पास रखा है अब तक। वो बहुत यादगार चीज़ है, यकीनन वो उसको कैश कराना भी नहीं चाहिए, और क्योंकि वो एक अनमोल तोहफ़ा है अपने इब्तिदाई कारकर्दगी का, और उस कारकर्दगी को याद दिलाने के लिए जी बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने इस ज़िम्न में, अपनी बचपन की यादें शेयर की। और यूँ कहिए कि आपकी जो अदाकारी है, चाहे वो गायकी है या अदाकारी है, ये सारी चीज़ें आपकी तबीयत में बचपन से ही रची बसी हुई हैं। यही वजह है कि एक पुख्ताकार अदाकारा के तौर पर आप सामने आई, और एक अरसे से आप हैदराबाद स्टेज पर तो हुक्मरानी कर रही हैं। तो कैसा महसूस करती हैं? मैं एक सवाल इसी ताल्लुक़ से मैं करूँगा कि उमूमी तौर पर देखा गया है कि हमारे यहाँ जो दीगर आर्टिस्ट हैं उनमें एक कुछ बड़ा रिजर्व रहती हैं बात करते हुए, लेकिन आपको मैंने देखा आप बड़ी सोशल हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिलती हैं, चाहे वो सहाफ़ी हज़रात हों या साथी आर्टिस्ट हों, सबके साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। तो क्या कभी ये महसूस नहीं करती हैं आपके आपको अल्लाह ताला ने इतनी शोहरत दी है, इतना नाम दिया है, तो इस तरीके से आप क्या इसमें आपके इस रवैये का भी एक बड़ा किरदार है? जी हाँ, मैं बचपन से ऐसी हूँ, यानी मैंने कभी ना अपने आप को अलग थलग करके नहीं रखा किसी से भी। ख़ानदान में हूँ या दोस्तों में बैठी हूँ तो मैं ऐसे घुल मिल कर रहने की आदी हूँ। तो जब मैं ये शो बिज़नेस में आई तो शो बिज़नेस अगर मैं एज ए फ्रेंड या क्लोज़ नहीं हूँ या मैं बिल्कुल अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो मेरी,
तो मैं नहीं समझती कि मेरा गाना कोई अच्छा हो जाए या मेरी कोई अदाकारी में निखार आए। तो मेरे ख़्याल में तो मेरी अदाकारी में जो निखार आता है या मैं जो गाने परफॉर्म्स जो स्टेज पर करती हूँ उस पर निखार आने की ये भी वजह है कि मैं रिज़र्व नहीं रहती उनसे। चाहे लोग कुछ भी कहते हो, मैं यहाँ से सुनती हूँ, यहाँ से निकालती हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि सिद्रा तो इतना फ्री हो जाती है, बहुत सारे लोग ऐसा कह भी देते हैं, मैं सुन भी लेती हूँ कि कहा है फलाने ने, लेकिन मैंने कभी उसे ये नहीं कहा कि तुमने ये कहा है और तुम तो मुझसे इतना खुलकर मिल रहे हो या हंस के बोल रहे हो, तुम क्यों इतने करीब आ रहे हो जब तुम मेरे लिए ये बात करते हो। तो मैंने कभी इस बात को अहमियत दी नहीं। मेरी लाइफ स्टाइल ही यही है कि मैं ऐसे रहती हूँ, तो बस मैं ऐसे ही रहती हूँ। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जब यहाँ फील्ड में एक अरसे से हुक्मरानी कर रही हैं एक तरह से, लेकिन आपको कोई दीगर फनकारों से, मैंने देखा आपका बिहेवियर उनके साथ भी बहुत अच्छा होता है, कभी कोई जेलेसी वगैरह महसूस नहीं होती कि कोई ये फनकारा आकर जो है मेरी हुक्मरानी को चैलेंज करेगी, मेरी बर्तरी को ख़त्म कर देगी, या ये फनकारा, कभी ऐसा महसूस किया आपने? ये सब मेरे पाक परवरदिगार का होता है करम कि वो किसे यहाँ ले जाए, किसे यहाँ रखे, किसे यहाँ रखे। मैं इस वजह से उसकी ज़ात पर मुझे भरोसा है, तो मैं किसी से जेलस नहीं होती। मुझसे बहुत अच्छी फ़नकाराएँ हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, जिसमें सैर परवीन है, नीलोफर सनम थी, रोज़ी सनम थी और सहर अली थी। तो मैंने कभी किसी और जो वो मेरे बाद आई, मैंने उन्हें समझाया ही होगा और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से, और जिस तरीके से मैं जुमले अदा करती हूँ मैंने तकरीबन जिसको भी बताया होगा मैंने उसी स्टाइल में बताया होगा कि ये जुमला ऐसे बोलो। अगर मैं चाहूँ कि मेरा करैक्टर डिग्रेड हो जाएगा कि मैं इसे इसी तरीके से बता रही हूँ, तो आगे से लाजमी सी बात है ये मेरे साथ लाइनें हैं इसकी, तो जब ये लाइन मेरे साथ बोलेगी तो मैं नीचे हो जाऊँगी, क्योंकि ये मेरी लाइनें मैंने बताई हैं इसे बोलना कि कैसे बोलनी है। तो ये मैंने पाक परवरदिगार पर छोड़ा हुआ है, वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे। बेशक ये आपका बड़ापन है, ये आपकी ये महसूसात, ये फीलिंग, ये तर्ज फ़िक्र ही शायद आपकी कामयाबी में एक मुआविन साबित होता है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आप ड्रामे में एक मकबूल फ़नकार हैं, इसी तरीके से हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला है कि फ़िल्मी नगमात पर एक्टिंग की जाती है, एक्ट किया जाता है, यानी असल से करीब तर करने की कोशिश की जाती है परफॉर्मेंस, और आप इस ज़िम्न में सबसे मसरूफ़ फ़नकारा हैं, ठीक है ना। कोई भी इवेंट हो उसमें कम से कम 3-4 परफॉर्मेंस आपकी ज़रूर होती हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन, आपका अपना जो इत्मीनान है, तस्कीन है, वो ड्रामे के किरदार अदा करने में है या इन नगमात पर परफॉर्म करने में? जो आपने कहा कि तस्कीन किस में आपको परफॉर्म करने में, तो परफॉर्म तो जो स्टेज ड्रामा है ना, एक्टिंग करके मुझे अपनी आवाज़ के साथ बोलना पड़ता है, मैं बोल रही हूँ, तो वो मुझे उसमें तस्कीन ज़्यादा आती है। वो तो फिल्मी नगमात हैं, उन्होंने जैसा किया है मुझे उससे करीब तर होकर करना पड़ता है, तो वो तो मैं नकल कर रही हूँ, तो उसमें काय की तस्कीन करैक्टर करने में आती है। आपने बिल्कुल मेरी तौक़े के मुताबिक जवाब दिया कि बेशक जहाँ तक ड्रामे का ताल्लुक़ है तो गाने की परफॉर्मेंस के मुकाबले में ड्रामा और ड्रामे की परफॉर्मेंस वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और उसमें जो आप करती हैं वो बिल्कुल रियल करती हैं, एक क्रिएट करती हैं अपने एक्सप्रेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी आवाज़ से, अपने तासुरात से, तो बिलाशुबा। अच्छा ये बताइएगा, आपने बहुत सारे अनगिनत कैरेक्टर किए होंगे, ये आपको खुद भी शायद याद ना हो कि आपने कितने किरदार कर लिए, कितने प्ले कर लिए, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो ख़ुद आर्टिस्ट को पसंद भी होते हैं, जो नक्श भी हो जाते हैं देखने वालों के जहनों में भी, और आप ऐसा कोई किरदार जिसमें इस्लाही मैसेज भी हो, और आज चूँकि आज हम माह श्याम की मुनासबत से आज प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप ये बताएं, आपने, मुझे भी याद पड़ता है कि आपने कुछ आबिदा या इसनोयत के कुछ किरदार भी किए थे ड्रामे में। आप अपनी मेमोरी के तनाजुर में बताइए कि आपको कौन सा किरदार ऐसा लगा कि जिससे आपने महसूस किया कि मेरा ये किरदार ख़वातीन तक पहुँचा है, तो इससे उनकी इस्लाह भी हुई है, इबलाग भी हुआ है, और उन्हें बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका भी मिला है, और उसमें आपको अपनी तस्कीन भी महसूस हुई? एक तो ड्रामा था सरदार सम्राट का हाथ लहू दस्ताने,
उसमें ड्रामे की नौयत ये थी कि पाकिस्तान का केस था वो, कि पाकिस्तान के मौजू पर था कि पाकिस्तान का केस आया है अदालत में, तो एक पाकिस्तान बनकर करैक्टर खड़े हैं। ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मुझे नाम मिस हो रहा है उनका, अब दुनिया में नहीं है हमारे साथ, वो थे। और मैं पाकिस्तान का केस लड़ने वाली वकील थी, यानी पाकिस्तान की तरफ से जो वकील होता है वो थी मैं। तो वो ड्रामा मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मैंने क्या किया था, मैं अब कर सकती हूँ वो। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं अब वैसा नहीं कर सकती जैसा मैं कर चुकी। और एक शफ़क़त शाह साहब का ड्रामा था, वो अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब करे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। घुंघरू टूट गए के नाम से उन्होंने ड्रामा किया था। उसमें एक नायिका का कैरेक्टर था मेरा, तवाइफ, कोठा स्टेज था वो। तो उसमें दिखाया है कि औरत कितनी बेबस होती है जब आखिरी लम्हात होते हैं उसकी ज़िंदगी के, तवाइफ के। तो औरत है ना तवाइफ भी, तो वो खुद नहीं होती तवाइफ, हमारा माशरा उसे बनाता है। तो ये भी एक अच्छा मैसेज था उनका। और एक सरवर नदीम साहब का ड्रामा था कि एक बहुत चंचल लड़की है, ड्रामा था ये आग कब बुझेगी। उसमें वो दिखाया है आवारा टाइप लड़की, जो अमीर घराने की लड़कियां होती हैं, और आजकल ये ट्रेंड है। उन्होंने ड्रामा उस वक्त दिखाया था तो उन्हें पता था कि ऐसा भी वक्त आने वाला है जब लड़की अब खुद ये सब कुछ कर रही होगी और माँ बाप बेबस होगा उसका। तो वो ड्रामा भी बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा मैसेज था कि जो लड़कियां इस तरह की हरकतें करती हैं, अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती, तो जब वो अपनी मनमानी कर कर शादी करती हैं तो उनके साथ क्या होता है। तो वो ड्रामे का भी मैसेज बहुत अच्छा था। तो सिद्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने जो 3 ड्रामों की बात की, उन 3 ड्रामों को का व्यूवर मैं भी हूँ। मैंने ये तीनों ड्रामे देखे। और हाथ लो दस्तानी की जो बात की आपने, बेशक उसमें आपका किरदार बहुत आउटस्टैंडिंग था परफॉर्मेंस के एतबार से, एक खातून वकील का किरदार। और उसकी एक ख़ास बात ये भी थी कि उसमें आप एक लम्हे के लिए भी सेट से आउट नहीं हुई थी। अगर ये 60 या 65 मिनट का दौरानी का खेल था तो उसमें आप मुसलसल जो है खड़ी हुई थी वकील इस्तगासा की हैसियत से, और मुसलसल आपको बोलना था। और जितनी तवानाई से, जितने स्टेमिना से आपने ड्रामा बोला और जितनी अच्छे तरीके से उसको याद किया हुआ था, वो अपनी मिसाल आप था। प्रेस क्लब में हुआ था ये ड्रामा, मुझे अच्छी तरह याद है, और बहुत कमाल परफॉर्मेंस दी थी। और जब ये खेल पेश हुआ था जज साहिबान के आगे, तो उसमें भी आपके लिए जो है वो वोट जो है आपके हक में था, और बेशक वो आपकी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। इसी तरीके से आपने दूसरा ड्रामा और घुंघरू टूट गए की बात की, तीसरे प्ले की आपने बात की, ड्रामा ये आग कब बुझेगी। दिलचस्प बात ये तो अभी गुज़िश्ता दिनों भी ड्रामा फेस्टिवल में पेश हुआ, और उसमें गालिबन वही किरदार आपने फिर अदा किया और बहुत खूबसूरती से अदा किया। और बेशक ये आपकी ज़िंदगी के अच्छे ड्रामों में से, और ये तीनों ही ख़वातीन के एक अच्छे या बुरे पहलुओं के हवाले से नुमाइंदा किरदार थे। तो मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने जो साथी फनकार आपके हैं, हीरोज़ जिनके साथ आपने काम किया, उनमें से एक होता है ना, आर्टिस्ट की चॉइस होती है कि इनके साथ काम करके ज़्यादा इजी महसूस किया जाता है, ज़्यादा खुशी महसूस होती है, अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर सामने आती है। तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं आपकी नज़र में कि जिनके साथ जब आप परफॉर्म करती हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बड़ी भरपूर अंदाज में सामने आती है और एक अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छी केमिस्ट्री वजूद में आती है? ये तो आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि जो भी मेरे साथी फनकार हैं ना, सभी मेरे साथ अच्छा तरीके से कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि मैं कोऑपरेट करती हूँ उनके साथ तो वो बिल्कुल मेरे साथ करते हैं। लेकिन जो अच्छा लगने की बात है कि करैक्टर में किसके साथ ज़्यादा स्टेज ड्रामे में, तो उसमें नासिर बुनेरी साहब हैं, भाई हैं मेरे वो, तो उन्हें तो मैं भाई कहूँगी नासिर को। और खालिद इमरान साहब हैं, और रिजवान मिर्ज़ा हैं, अकरम नवीद पप्पी, ये भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इनके साथ भी बोलने में अच्छा लगता है। और एक फ़याज़ फैज़ी हैं, हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ जब परफॉर्म किया, बहुत कम किया उनके साथ, तो स्टेज ड्रामे बहुत कम किए, लेकिन बहुत अच्छे किए, जितने भी प्ले किए बहुत अच्छे करैक्टर किए। उनके साथ लगता था कि यार कुछ बोल रहे हैं ये ना। तो फिर जब आज सामने कोई अच्छी लाइन देगा मुझे,
तो फिर मेरा भी टेम्पो बनता है, मेरा मूड बनता है, तो फिर मेरी भी लाइन अच्छी होती है, तो उस वजह से अच्छा होता है। तो ये जो मैंने नाम बताया, इनके साथ मुझे अच्छा लगा काम करके। अच्छा, डायरेक्टर्स की या राइटर्स की बात है तो आप बताएंगी कि कौन से डायरेक्टर या राइटर ऐसे हैं जिन्होंने आपको बहुत मुतासिर किया अपने काम से? यानी अगर शोबा तहरीर के हवाले से कौन से राइटर्स ऐसे हैं, और शोबा डायरेक्शन के हवाले से कौन से डायरेक्टर जिन्होंने आपसे बहुत अच्छा काम लिया? एक तो हमारे शाह साहब हैं, सरवर नदीम साहब, इनके स्क्रिप्ट बहुत अच्छे होते हैं, मैसेजेस वाले होते हैं। एक अल्लाह जन्नत नसीब करे शफकत शाह बुखारी को, उनके भी बहुत अच्छे प्ले हुआ करते थे। वो अपने काम से सच्चे इंसान हैं ये लोग, ये अपने काम से इंसाफ करते हैं। तो जो अपने काम से इंसाफ करता है उसे कामयाबी अल्लाह मियाँ ज़रूर देते हैं। सरदार सम्राट साहब थे, अल्लाह उन्हें भी जन्नत फिरदौस में जगह दे। उनके भी स्क्रिप्ट बहुत अच्छे थे, उनकी भी डायरेक्शन में काम करने में मज़ा आता था। शाकिर कमाल थे एक हमारे, वो भी हमारे दरमियान नहीं रहे, अल्लाह में उनकी भी मफ़रत फरमाए। वो भी बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छा करैक्टर करवाते थे। वो खुद भी इसी नेचर के थे जिस नेचर की मैं हूँ, कि गुम हो जाओ अपने करैक्टर में। बिल्कुल वो यही चाहते थे कि जो मैंने लिखा है ना, तो बस तुम उसमें गुम हो जाओ, मुझे सिदरा नज़र नहीं आनी चाहिए। मुझे वो ठुकराइन है तो वो मुझे ठुकराइन नज़र आनी चाहिए इस करैक्टर में। तो वही उनका जुनून वैसा ही था जैसा मेरा है। माशाल्लाह सिदरा, आज आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई, और मैं समझता हूँ कि एहसास के नाजरीन भी यकीनन उन्हें बड़ी भरपूर आगे ही मिली आपसे गुफ्तगू करके। मैं चाहूँगा कि आखिर में आप हमारे नाजरीन को कोई मुस्बत सा पैगाम दें। मैं यही कहूँगी कि ये पाकिस्तान हमें बहुत मुश्किलों, बहुत मेहनतों, बहुत कुर्बानियों से मिला है। इसे हमें ऐसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसके लिए कुछ सोचें। अगर हम कुछ कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हमें उठानी चाहिए। और ये माह रमज़ान का महीना है, मुबारक महीना है, तो इस महीने में जितनी जिससे किसी के लिए मदद हो सकती है, हम गरीब बहन भाइयों के लिए जो हैं दुनिया में घूम रहे हैं, हम पता नहीं कितने पैसे इफ्तारी में हम ऐसे ही खर्च कर लेते हैं, हम इफ्तार पार्टियां देकर लोगों को। तो वही अगर पैसे हम किसी गरीब मुस्तैक फैमिली को जाकर दे दें, तो उनके बच्चों की ईद भी अच्छी गुजरे और रोज़े भी अच्छे गुजरे। तो इससे मैं समझती हूँ इससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता, और इससे अच्छा कोई मैसेज हो नहीं सकता। मेरा नाज़रीन से यही है कि अगर हो सके तो इस तरह खर्च करने से बेहतर है कि किसी की मदद कर दें, उसके बच्चे खुश हो जाएंगे, उनके बच्चों के रोज़े अच्छे हो जाएंगे, उनकी ईद अच्छी हो जाएगी। शुक्रिया, और एहसास का भी बहुत शुक्रिया, और याकूब रशीद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत खूबसूरत मैसेज कन्वे किया। तो आज हमारे साथ एहसास की मेहमान थी सिदरा शेख, जिन्होंने बहुत मुफस्सिल अंदाज में अपने हालात ज़िंदगी पर भी बात की, अपने महसूसात, अपने तजर्बात शेयर किए आपके साथ। कल फिर किसी नई शख्सियत के साथ हम एहसास के इस प्रोग्राम में हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।